Morning, sir. दीपांशी किसकी क्लास है आज? Sorry, मैथ? ma'am. नहीं ना, Good evening, मैथ की ma'am. है Good evening, ma'am. ना। रोज का हो रहा है तुम लोगों का। रुक जाओ तुम लोग, मैं बताऊँ तुम्हें। Sorry, ma'am. कैसी प्रिपरेशन चल रही है? असाइनमेंट्स कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? Yes, ma'am. कर रहे हैं. वेरी गुड। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा असाइनमेंट कर रही हो? यस मैम। यस, मैं ना वो नहीं आ पा रहा एकदम। मैं अभी बताती हूँ। मैं अभी दूसरे बैच को पढ़ा रही थी। ये वो कुछ नए स्टूडेंट्स हैं। अभी तक मैंने उन्हें नहीं पढ़ाया था, बट अभी कुछ वो नए बच्चे हैं। यकीन ट्वेल्थ करो। के है ना? हाँ, 12th के स्टूडेंट है। जेई का एग्जाम देंगे, तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स हैं, इसीलिए ही बता रही हूँ। मतलब ओके मैम। उसमें, हाँ, उसमें सारे बच्चे ऐसे हैं। वो मतलब क्वेश्चंस को, मतलब पेन कॉपी भी नहीं लेके बैठते। जैसे होता है ना कि हम ऐसे कर देंगे, इसकी वैल्यू रखी, मतलब स्पीड एकदम ऐसे, इतनी अच्छी खासी स्पीड है उन बच्चों की। अब ऐसे बच्चे भी पेपर देंगे, ठीक है। मतलब वो पेन कॉपी भी नहीं लेके बैठ रहे। मैंने उन्हें क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन की लेंथ भी इतनी बड़ी है कि कोई फर्स्ट टाइम पढ़ेगा तो क्वेश्चन को 1 से 2 बार तो पढ़ेगा। मतलब उनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी है, उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा और आंसर आ रहे हैं। मतलब मेरे को वहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही, वही बच्चे बता के जा रहे हैं। और जो मेथड मैं बता रही हूँ उससे अलग अलग मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। उनका एप्लीकेशन भी ये नहीं है कि अब मैं वर्क पार एनर्जी का क्वेश्चन कर रही हूँ तो उसी मेथड से, उनके मेथड भी अलग अलग है उन बच्चों के। तो ऐसे बच्चे भी पेपर में बैठेंगे, ठीक है। तो कंपटीशन भाई बहुत हाई है, और इस बार तो बहुत ज्यादा ही है। ठीक है। राधे राधे मैम। राधे राधे। इस मैम बार क्या जैसे बता रहे थे पता आप? नहीं, अब की बार ज्यादा, मैं अब की बार फॉर्म जो हाई, अब की बार फॉर्म जो भरे गए हैं वो भी सबसे ज्यादा एप्लीकेंट, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा हाई है इस बार, राइट। यस मैम। हम्म। तो गुड इवनिंग परसेंट, मैम। तो अब की बार हो सकता है पर कट ऑफ परसेंटाइल बहुत ज्यादा जाए। वही डिस्कस कर रहे थे हम लोग। हाँ, एक सेशन ना तुम लोगों का उस पे भी रखेंगे कि आईआईटीज के अलावा कौन सी ऐसी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जो अपना स्टेट बोर्ड का एग्जाम रखती है ना, जिसमें आप अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। किसी ने सोचा है किस किस में करना है? आईआईटी के अलावा कोई फॉर्म भरना है, क्या करना है, किसी ने सोचा है कुछ? मैम एनडीए का सोचा है। हाँ, एनडीए तो देखो, वो तो जॉब प्रोफाइल का हो गया। फॉर द कॉलेज इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए पूछ रहे हो? नो मैम। किसी ने भी आईआईटीज के अलावा कोई फॉर्म नहीं भरा? अभी नो मैम मैम। निकल ही गए हैं। हाँ, मतलब सोच के बैठे हो। हाँ मैम। हम्म। किसका? आईटीए का तो भर देना, आई सर के लिए। उसका भी एक सेशन रखेंगे जिसमें तुम्हें ये बताएंगे कि कौन कौन से एग्जाम फॉर्म्स हैं, कब निकलेंगे, क्या उनका फीस स्ट्रक्चर रहता है, क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना। वो सब भी एक सेशन हो जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हम्म, तो कल हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये वाला क्वेश्चन था। इसमें बताओ क्या फाइनली आंसर आया है? ऑप्शन डी। बोथ डिक्रीज, वेरी गुड। दोनों क्या होंगे? दोनों डिक्रीज होंगे, वेल डन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर।
देखो होता क्या है ऐसे सवालों में कि ये जो कोइन जब ऊपर रखा हुआ है तो ये फ्लोट कर रहा है। जब कोई बॉडी फ्लोट करती है तो वो जो वाटर डिस्प्लेस करती है वो किसके बराबर करती है? खुद के वेट के बराबर। वेट के बराबर। अपने वेट के बराबर जो लिक्विड का वॉल्यूम है उसको डिस्प्लेस करेगी अपने वेट के बराबर। जब बॉडी सबमर्ज हो गई, अब जब बॉडी वाटर जो डिस्प्लेस करेगी वो अपने खुद के वॉल्यूम के बराबर करेगी। यस मैम। डिस्प्लेस है ना, अपने वॉल्यूम के बराबर डिस्प्लेस करेगी। और जब वो फ्लोट कर रही है तो अपने वेट के बराबर करेगी। तो पानी का लेवल सिंपल सी बात है, जब वेट के बराबर होगा तो वॉल्यूम जो ज्यादा डिस्प्लेस होगा लिक्विड का, है ना। तो सेकंड वाले केस में जब वो अंदर चली जाएगी बॉडी तो लिक्विड का जो जो एच की जो हाइट है वो क्या हो जाएगी? थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। तो बोथ एल एंड एच डिक्रीज। ये मैम कॉन्सेप्ट एक चीज मुझे पूछना था कि जो हाँ। किसी भी सब्सटेंस का जो वॉल्यूम है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? भाई वॉल्यूम तो देखो, वॉल्यूम तो उससे पता चलेगा ना कि कैसी सरफेस है, किस तरीके का शेप है बॉडी का। वॉल्यूम उस पर डिपेंड करता है कि कैसी शेप की बॉडी मतलब है। स्पेसिफिकली मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ कि जैसे ऑयल और वाटर हो गया तो दोनों की वॉल्यूम में फर्क है। वाटर की वॉल्यूम वो डेंसिटी ज्यादा होती है। डेंसिटी में फर्क है, हाँ वॉल्यूम डेंसिटी में फर्क है। में। तो जो डेंसिटी होती है वो क्या अरेंजमेंट से फर्क होता है जिसकी वजह से डेंसिटी में देखो फर्क आ जाता है, कुछ और चीज होती है? डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, डेंसिटी तो किसी भी सब्सटेंस की होगी, अब वो तुम्हें किसी भी वॉल्यूम में डाल दो, है ना। पानी को चाहे ग्लास में डालो, वॉल्यूम चेंज हो गया। यस चाहे मैम। किसी सिलेंडर कंटेनर में डालो तो वो तो लिक्विड की प्रॉपर्टी हो गई। अब जो वॉल्यूम की बात आई, वो वॉल्यूम की बात आई कि जैसे तुमने इस बॉडी को शेप क्या दिया है। जैसे कॉइन है, कॉइन का शेप कैसा है? सर्कुलर। ये सर्कुलर। वॉल्यूम हो गया। मैं कॉइन को स्क्वायर शेप में बना दूं तो वो उसका एरिया हो गया। अगर 3D में रहेगा तो वॉल्यूम की बात करेंगे। तो वॉल्यूम शेप में रहता है ना। और डेंसिटी तो प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की, वो आप किसी भी कंटेनर में डालो वो चेंज नहीं होगी। ठीक है। हाँ, तो ऐसे होता है। अब हम बात करेंगे फ्लो की। हमारे पास कितने फ्लोज कितने फ्लो हैं? देखो, स्ट्रीम लाइन फ्लो। ये कैसा फ्लो है? मैम मछली जिस शेप की होती है और जो है? जहाज होते हैं। देखो, स्ट्रीम लाइन फ्लो ऐसा फ्लो है जिसमें सब पार्टिकल्स कैसी वेलोसिटी से चल रहे होते हैं हर पॉइंट पे। जैसे मान लो, है ना, मान लो मेरे पास, मैं ये पॉइंट उठाती हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट उठा लिया। अब देखो, स्ट्रीम लाइन फ्लो है मतलब हर पॉइंट से जो है पानी या जो भी लिक्विड है वो फ्लो कर रहा है। हर पॉइंट पे लिक्विड फ्लो करेगा। ठीक है, लिक्विड फ्लो कर रहा है। अब मान लो मैंने ये पॉइंट ए दे दिया। अब क्या होगा? जो ये पॉइंट ए है ना, देखो ये पहला पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये इतने सारे पार्टिकल है। ये सारे पार्टिकल जब ए पॉइंट को क्रॉस करेंगे तो इन सभी पार्टिकल की वेलोसिटी ए पॉइंट पर क्या रहेगी? सेम रहेगी। ए पॉइंट पर इन पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम रहेगी। हो सकता है अब जैसे ये फर्स्ट पार्टिकल जो है इस ए पॉइंट से आगे जाए बी पॉइंट पे, इस पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो जाए। अब हमें मतलब नहीं है, अब चाहे इसकी पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी ही चेंज हो जाए, वी डोंट केयर। बस हमें इतना मतलब है कि अगर दूसरा पार्टिकल भी अब बी पॉइंट से जाएगा, वो सेम वेलोसिटी से जाना चाहिए जितना पहला पार्टिकल गया है। तो ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो, कि सारा जो पार्टिकल्स है वो सेम वेलोसिटी से पर्टिकुलर पॉइंट पे चल रहे हैं। ये हो गया स्ट्रीम लाइन फ्लो। अब ये एक होता है हमारा लैमिनार फ्लो। लैमिनार कौन सा फ्लो हो गया? लैमिनार फ्लो एक ऐसा फ्लो है जिसमें जो लिक्विड फ्लो करेगा वो लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करेगा। ऐसे लेयर्स की फॉर्म में लिक्विड फ्लो करेगा और हर लेयर की जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी। हर लेयर की जो वेलोसिटी है वो अलग रहेगी, बट ये जो लेयर्स हैं ये आपस में मिक्स नहीं होंगी। इस तरीके के फ्लो को क्या कहेंगे? लैमिनार फ्लो। ये कैसा फ्लो है? लैमिनार फ्लो। मतलब स्ट्रीम लाइन में तो हर पार्टिकल सेम वेलोसिटी से जाएगा एक पर्टिकुलर पॉइंट के पास से। लैमिनार में लेयर्स बनेंगी पानी की। जैसे वाटर, जैसे ओशियन का वाटर हो गया, ओशियन वाटर से ले लो। ऊपर वाला जो सरफेस वाला जो वाटर रहता है उसका, वहां पर वेव्स क्रिएट होती है। कभी देखा है कि जो समुद्र की जो सी बेल्ट है वहां पर वेव्स है?
वहां पर वेव्स नहीं होती, क्योंकि वहां पर जो वेलोसिटी है वो कम होती जाएगी, अभी जैसे आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर जो वेलोसिटीज है वो ऐसे, जो पानी है वो लेयर्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है, और ये आपस में एक दूसरे से मिक्स भी नहीं होती है। तो ऐसा फ्लो होता है लैमिनार फ्लो। और इसमें क्या होगा, जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी, इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम वेलोसिटी। जो ऊपर वाली लेयर है इसकी सबसे ज्यादा वेलोसिटी रहेगी। जैसे आप नीचे मूव करते जाओगे, वेलोसिटी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती हुई चली जाएगी। इसका सिंपल सा हमारे पास एग्जांपल है ओशियन वाटर का। तो सबसे ऊपर वाली लेयर मैक्सिमम वेलोसिटी, नीचे जाते जाओगे वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, और आपस में मिक्स नहीं होंगी। ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो मतलब जो इनका कोई भी कुछ नहीं पता, सब पार्टिकल कहाँ जा रहे, कैसे मूव कर रहे हैं, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, ये उस तरीके का फ्लो है, इसका हम कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा आता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये क्या कहता है, देखो कॉन्टिन्यूटी से एक ऐसे ऐसे समझो कॉन्टिन्यूटी को, देखो मान लो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है। मैं ये एक इतना छोटा सा क्रॉस सेक्शन लेती हूँ, ठीक है, सुनो। ये छोटा सा क्रॉस सेक्शन मैंने कट किया। एक बात बताओ, अगर मैं इस छोटे से क्रॉस सेक्शन को यहां से ब्लॉक कर दूं, देखो रास्ते में तुमने कभी सुना होगा ना, वाटर की पाइपलाइन फट गई है, चलो वो तो अलग एक्शन होता है, वो तो अलग एक्शन है, वो नहीं, वो अलग हो गया। सुनो, अगर मैं यहाँ से इस पानी को ब्लॉक कर दूं, यहाँ से इसको क्या कर दूं, रोक दूं, है ना, मैंने बंद कर दिया, क्या ये पानी आगे जा पाएगा, नहीं नो जा मैम। पाएगा ना, नो मैम। पानी आगे जाएगा ही नहीं, ये ब्लॉक हो गया पानी। तो पानी, अब मान लो यहाँ से जितने अमाउंट का पानी आ रहा है, अगर मैं उतने अमाउंट का पानी इस एरिया से क्रॉस ना करने दूं, तो क्या पानी फ्लो करेगा, नहीं फ्लो करेगा, है ना, पानी फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पर प्रेशर बिल्टअप होता रहेगा, वॉल्स पे प्रेशर लगेगा, वॉल्स पे प्रेशर लगेगा तो वॉल क्या हो जाएगी, फिर फट जाएगी। फट जाती है ना, फट जाती है। अच्छा, इसीलिए क्या जरूरी है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। मतलब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है, अब ये कहती है कि एक पर्टिकुलर एरिया से जितना पानी इन कर रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से जितना पानी इन कर रहा है उतना ही पानी आउट करना चाहिए। वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम इन कर रहा है उतना वॉल्यूम बाहर जाना चाहिए। ये होती है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कि इस पर्टिकुलर एरिया से इतना पानी इन किया, इतना पानी आउट हो गया, यही हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। कैसे बताएंगे, मान लो इसका एरिया, यहाँ पर जब पानी इन कर रहा है, इसका एरिया मान लेती हूँ A1 है, वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोई वेलोसिटी, पार्टिकल के पास कोई वेलोसिटी v वेलोसिटी है, ठीक है। अब पार्टिकल यहाँ से मान लो मूव करेगा dx डिस्टेंस, मैंने बोला पार्टिकल जो है dx डिस्टेंस मूव करा v वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी t टाइम में पार्टिकल dx डिस्टेंस मूव करा है, जिस पार्टिकल की वेलोसिटी v है, तो v किसके बराबर हो गया, dx बाय dt के। और अगर मैं बोलूं कि उसने कितना टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो dx की वैल्यू हो जाएगी कितना, v dt, ठीक है, क्या, v dt। तो अब एक बात बताओ, इस dx dt में, मतलब जो ये dx टाइम में जब ये पानी आगे की तरफ डिस्टेंस कवर किया है, इसने dx डिस्टेंस कवर करा है t समय में, तो इस समय में कितना वॉल्यूम क्रॉस किया, मैंने माना कि इस t टाइम में जब ये वाटर dx डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसने कितना वॉल्यूम क्रॉस किया है, dv, ठीक है। dv इज द वॉल्यूम, देखो ध्यान से, dv इज द वॉल्यूम क्रॉसिंग, dv इज द वॉल्यूम क्रॉस, वॉल्यूम किसकी है, देखो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड क्रॉसिंग इन टाइम t। तो मैंने माना t टाइम में dv वॉल्यूम है जो इस को क्रॉस करके जा रहा है। अब ये dv किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम का वो बोलो, एरिया इनटू लेंथ। मैंने माना कि इसका एरिया A1 है, लेंथ कितनी है बच्चों बताओ, कितना डिस्टेंस कवर करके गया है आगे, dx डिस्टेंस, dx
तो वॉल्यूम कितना पानी, वॉल्यूम डीवी का वॉल्यूम कितना हुआ, एरिया इंटू डीएक्स, यानी इस सरफेस एरिया से निकला है और उससे जाके डीएक्स डिस्टेंस आगे कवर किया है, तो मेरा वॉल्यूम हो गया डीवी इक्वल्स टू A1 dx। ठीक है, अब इस वॉल्यूम को क्या करते हैं, देखो इस वॉल्यूम को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं कि पर यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो देखो dv बाय dt इक्वल्स टू A1 dx बाय dt, और dx बाय dt क्या है मेरा, वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी। अब देखो dv बाय dt इक्वल्स टू av, यानी तुम्हारा जो वॉल्यूम है टाइम के हिसाब से कितना चेंज हो रहा है, ये क्या रहना चाहिए, ये रहना चाहिए कांस्टेंट, ये आनी चाहिए वॉल्यूम कांस्टेंट, कि मतलब पर्टिकुलर पॉइंट पर जितना एरिया क्रॉस करके जितना फ्लूइड क्रॉस इन करेगा उतना ही फ्लूइड आउट करेगा, यानी वॉल्यूम का जो रेट है पर यूनिट टाइम वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। और इसका फॉर्मूला क्या है, एरिया इनटू वेलोसिटी। तो इसलिए बोला है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर तुम लोगों को चेक करना है तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम लगा सकते हैं, दोनों में एरिया वी को क्या कर देंगे, इक्वेट। ठीक है, तो यहां से ये इक्वेशन बन के आती है। इतना क्लियर है भाई? देखो ऐसे ही तो करते हैं जैसे जैसे पहले तो समरसीवर्स होते थे घर में, किसी के घर में, अभी तो होगा नहीं दिल्ली वालों के, तो पाइप को अगर हम आगे से बंद करते थे तो पाइप का क्या बढ़ जाता था, प्रेशर इंक्रीज होता था, है ना। जैसे यहाँ पर भी ये बता रहा है कि पाइप का एकदम से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, क्यों, तुमने एरिया को क्या कर दिया, आगे से जब पाइप को बंद कर देते हो तो उसका एरिया कम कर दिया, यस तो मैम, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी और वेलोसिटी बढ़ प्रेशर आ जाती जाएगा। है, प्रेशर, हाँ, तो वेलोसिटी बढ़ गई। तो वही एवी क्या, यहाँ पर ए और वी क्या हो गया है, वो कांस्टेंट रहता है, वो उस रेट से, मतलब पानी अपना वॉल्यूम जो है उसको कंजर्व कांस्टेंट रख के चलेगा, अगर तुम एरिया घटा दोगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ये चीज है। चलो एक बार ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। मैम वैसे अब दिल्ली में समरसीबल की बहुत जरूरत है हर घर में। हाँ, अब तो पानी की किल्लत इतनी है, कहाँ सबमर्सिबल मिल रहा है। Yes, देखो हरियाणा में तो है, अभी भी जहाँ मैं रहती हूँ वहां तो सबमर्सिबल है। ठीक है, सबमर्सिबल क्या होता है? अरे सबमर्सिबल नहीं पता, मतलब घरों में कनेक्शन होता है पानी का। मैम अच्छा, हमारे सबके यहाँ तो घरों में है। पानी आता है? नहीं, तुम्हारा दिल्ली वालों में तो ऐसा होता होगा ना, 4 से 5 सुबह पानी आ रहा है, हाँ हाँ, ऐसा ही बट है। वो आ रहा है, समरसिबल नहीं। बट अब वो बहुत दिनों हाँ तक बीच में रुक गया था Yes. ना, तो समरसीबल की जरूरत तो सबको ही पड़ गई। हाँ भाई, सब पड़ती तो देखो सबको, ये गर्मियों में तो खासकर। अच्छा, सबमर्सिबल उसे कहते हैं क्या, जो गाड़ी से पानी देने आता है? अरे नहीं भाई, वो घरों में ही पानी का कनेक्शन होता है, घर में पाइपलाइन ही। अरे नहीं, पाइपलाइन, ग्राउंड का वाटर। ग्राउंड वाटर, यस ग्राउंड वाटर, यस ग्राउंड अच्छा, वो वाटर, कल एग्जैक्ट। वगैरह से जो निकालते हैं? किससे निकालते? कल हाँ कल उसी को कल। कहते हैं, हैंडपंप को ही कहते हैं मैम। हाँ हाँ। नहीं, हैंड पंप भी नहीं होता, अब तो मोटर लगी होती है। मैम अब लगी है ना जैसे, लेकिन ग्राउंड वाटर उसे हाँ, अब तो मॉडर्न कर दिया उसे। हाँ, अब तो मोटर लगती है। यस मैम। दिल्ली वालों को क्या ही पता। तो मतलब कमी होने के बाद भी लोग बहुत वेस्ट करते हैं हमारे यहाँ, पता नहीं क्या ही मजा आता है इन्हें। भाई क्या कह गई, तुम्हारी आवाज नहीं आई, मैम आपने, आपकी आवाज नहीं आ रही। गुस्से सी आवाज, आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा वॉइस का इशू है। मैम मैं ये कह रही थी आप, ओके मैम। चलो ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन करो, कुछ मत कहो। 40 हम्म, क्या कह रहा है, एक पाइप से पानी फ्लो हो रहा है अलग अलग क्रॉस सेक्शन से, इसका एरिया ए है, ठीक है, उसका एरिया A/4 कर दिया है। अगर इसकी वेलोसिटी 10 है तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए भाई, कांस्टेंट, मतलब दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। तो तुम्हारे पास दो, A1 की वैल्यू 10 है, इसका एरिया A है, इसका एरिया आधा कर दिया तो V2 कितना हो जाएगा, देखो 40, तो V2 की वैल्यू आ गई 40 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये ऑप्शन गलत है, 40 ठीक है, वेरी गुड। तो तुम्हें फॉर्मूले याद रखने हैं, कल जो सिंक और वो फ्लोट वाले कराए थे उसके भी ये वाला करो।
और जो मैंने असाइनमेंट दिए ना वो कर लेना बस। देखो मैं तुम्हें एक एक चीज और है, मैं तुम्हें सबसे 5 चैप्टर बताऊंगी जहां से पिछले सालों में जो सबसे कम क्वेश्चन आए हैं, सबसे 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 कम। एक तो तुम्हारा सर्कल हो गया, दूसरा वर्क पार एनर्जी, मैम ये सर्कल किसका, वो उसका तीसरा बता रहे हो तुम्हारा कि मैथ का? फ्लूइड्स है, सर्कुलर सर्कल मोशन। नॉर्मल सर्कुलर मोशन सर्कल, अच्छा, ये मेरे को लगा ठीक है, था मैथ सर्कुलर वाला मोशन, बता रहे मैथ्स हो। नहीं। हाँ मुझे मेरे मैथ को भी। नहीं, सर्कुलर मोशन, वर्क पार एनर्जी, तीसरा फ्लूइड्स। यहाँ से मतलब बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, मान लो 2-3 उसमें शिफ्ट में एक आध सवाल आ जाए। तो ये है, इन तीनों चैप्टर्स को थोड़ा सा लीनियंट तुम ले सकते हो। और 12th में बताऊं, अगर 12th में तुम चाहते हो कोई एक चैप्टर, वो है EMI। मैम ये 3 चैप्टर नहीं करने, मतलब छोड़ सकते हो ऐसे? नहीं, यहाँ से मैंने बोला है यहाँ से क्वेश्चंस कम आते हैं, तो यहाँ के टफ लेवल पर देखो फ्लूइड्स का काम कहाँ पर है, एडवांस में। भर भर के क्वेश्चन फ्लूइड्स के आएंगे एडवांस में। पर अगर जेई मेंस तक तुम्हें रहना है तो फ्लूइड्स का बस इतना पढ़ के जाओ कि तुम्हें फॉर्मूले लगाने आते हो, बेसिक। बस इनके अब हाई लेवल के क्वेश्चन करने के कोई फायदे नहीं है, क्योंकि इन 4 चैप्टर जो लिखे हुए हैं इनसे सवाल सबसे कम आएंगे। चलो अब क्वेश्चन करो। 15 मीटर पर सेकंड। तो कितना आंसर आया है, 15 मीटर पर सेकेंड। इसलिए मैंने सर्कुलर मोशन नहीं कराया था। तो 15 मीटर पर सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। तो देखो इनिशियली वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और एरिया A। तो बेशक तुमने 2 क्रॉस सेक्शन कर दिए, इन दोनों का सम जो है इसके बराबर रहना चाहिए। अगर इसका एरिया A/3 हो गया, इसकी वेलोसिटी नहीं मालूम, इसकी वेलोसिटी A/4 है और इसका वेलोसिटी 20 है, तो इन दोनों का सम जो है इनिशियल वाले के बराबर रहेगा। तो यहाँ से V की वैल्यू फाइंड कर लोगे, 15 आ जाएगी। अब देखो बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम क्या कहती है तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है। कहती क्या है कि पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी किसी भी पॉइंट पे, अब ध्यान रहे बर्नौली थ्योरम कौन से फ्लूइड के लिए ट्रू है? मैम आइडियल फ्लूइड्स। आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड्स, वेरी गुड, ठीक है। अब क्या कहती है कि हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं कुछ एनर्जीज का सम करूं तो वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहनी चाहिए, हर पॉइंट पे। तो क्या कौन कौन सी एनर्जी है? पहली एनर्जी है हमारी प्रेशर एनर्जी, कि प्रेशर किसी, मान लो मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया, तो इसमें होगा भी शायद, हाँ, कि अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट लेती हूँ और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं उस फ्लूइड की एनर्जी लिखती हूँ कि इस फ्लूइड की यहाँ पर कितनी एनर्जी होगी, तो क्या एनर्जी होगी इस फ्लूइड की यहाँ पर? प्रेशर एनर्जी। दूसरी, हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी, कि भाई जो भी तुमने रेफरेंस लाइन ली है वहां से तुम उसका हाइट नापोगे तो वहां से वो कैरी करेगा पोटेंशियल एनर्जी। तीसरी उसके पास कौन सी एनर्जी रहेगी? काइनेटिक एनर्जी। तीसरी फ्लूइड के पास रहेगी काइनेटिक एनर्जी। इन तीनों का सम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल लेना, क्या रहना चाहिए हमारा? कांस्टेंट रहना चाहिए। ये कहती है तुम्हारी बर्नौलीज इक्वेशन। तो P क्या है? प्रेशर एनर्जी। रो GH क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। हाफ रो V स्क्वायर क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारी कांस्टेंट होती है पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो इन्होंने पर यूनिट वॉल्यूम में लिखी है हर चीजें। प्रेशर एनर्जी ये भी पर यूनिट वॉल्यूम है। अब मान लो ये प्रेशर ही है, ठीक है, ये फालतू की चीज है, पर यूनिट वॉल्यूम। ये प्रेशर एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है और ये भी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में लिखी हुई है सारी चीजें, अगर नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब दूसरा होता है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। देखो क्वेश्चन करेंगे जब इनका क्वेश्चन समझ में आएगा कि ये है क्या, ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, इसमें कैसे सवाल आएंगे कि मान लो कि हमारे पास पूरा एक कंटेनर है, उसमें हमने होल कर दिया, यहाँ से पानी जो है
रिलीज हो गया इस होल से, तो इस पॉइंट से जब पानी रिलीज होगा इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, है ना, इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या रहेगी, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो कैसे निकालेंगे इस पॉइंट की वेलोसिटी, है भाई, मान लो हमारे पास ये कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर का पानी है, भरा हुआ है कंटेनर, मैंने यहाँ पर होल कर दिया छोटा सा, नहीं थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने होल कर दिया। अब देखो इस होल से पानी क्या हो जाएगा, इस होल से पानी निकलेगा, सारा फ्लो ऐसे आएगा धीरे धीरे, अब पानी यहाँ से फ्लो करेगा। अभी यहीं पर मुझे वेलोसिटी बताओ कि यहाँ पर कितनी वेलोसिटी है, कैसे बताएंगे। अब तुम्हें यहाँ पर जब भी वेलोसिटी की बात आए, पहली तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, दूसरा बर्नौली, इनकी हेल्प लेनी है, बर्नौली थ्योरम। चलो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाओ, मैं बोलती हूँ मान लो इसका एरिया ए बी है बॉडी का, यहाँ पर आया तो हम होल का, अब देखो एरिया किसका लिखेंगे, अब जो ये होल बनाया है इसका एरिया, मैंने माना इस होल का एरिया ए एच है, ठीक है, जब पानी यहाँ से गिरा मैंने यहाँ पर वेलोसिटी मानी कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो बी एच है, ओके। तो लिखे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यहाँ पे मान लेते हैं वेलोसिटी किसकी है, सरफेस वेलोसिटी, तो सरफेस पे वेलोसिटी वी है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अनुसार सरफेस पर एरिया ए बी, वेलोसिटी वी एस, जैसे ही वो होल पे पहुंचा, होल का वेलोसिटी वी एच, एरिया कितना है ए एच, ठीक है, इक्वेशन पहली मिल गई। अब दूसरा लगाते हैं, क्या यहाँ पर बर्नौली लगाने की जरूरत है, यहाँ से आंसर, बिना इसके आंसर नहीं आएगा। चलो बर्नौली थ्योरम लगाओ, मान लो अब देखो पी नॉट क्या फॉर्मूला है मुझे एक बार बताओ, पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला है। सरफेस पे बताओ, सरफेस के लिए क्या लिखूं, पी नॉट की वैल्यू, पी नॉट मतलब प्रेशर, सरफेस पे कितना प्रेशर रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यस मैम। तो अभी मैं सरफेस पर बर्नौली थ्योरम लगा रही हूँ, तो सरफेस पर तुम्हारा पी नॉट की वैल्यू पी नॉट ही रहेगी, लिख दी, प्लस अब इसमें ये वाली एनर्जी बताओ कितनी रहेगी, रो जी एच लिख देते हैं भाई, सरफेस जो वाटर है उसका, जो भी फ्लूइड है इसका डेंसिटी रो मान लेते हैं, तो ये हमारे पास रो जी कितनी एच, ठीक है, एच मान कैसे लो पता एच, चलेगा, क्या पता चलेगा, एच एच हाइट मान लो ना ये कितनी हाइट पे है, ठीक है, ये हाइट, ठीक है, ओके। दूसरा आया हाफ रो वी स्क्वायर, इसके पास कितनी वेलोसिटी है, हाफ रो वी एस स्क्वायर, ओके। अब बताओ दूसरा, यानी एच पॉइंट पे, एच पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा मुझे ये बताओ सारे जने, एच पॉइंट पे प्रेशर क्या लिखूं, हम टी नॉट प्लस रो जी एच। देखो एक काम, नहीं सुनो एक काम करते हैं, मैं रेफरेंस लाइन ना यहीं से ले लेती हूँ, मैंने यही रेफरेंस लाइन बना दी है, ठीक है, पोटेंशियल लिखने के लिए, आसान करने के लिए, ठीक है। अब क्या करो, ये पूरी एच लोगे ना, फिर वो एच माइनस एच करनी पड़ेगी, देखो सुनो, तो अगर मैं इसको पूरा एच मानूं, ठीक है, अगर मैं फिर यहाँ, अब यहाँ पे तुमने चलो प्रेशर की कुछ वैल्यू बताई जो भी है, प्लस अब मैं तुमसे बोलती हूँ कि एच पॉइंट पर मुझे बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो तुम क्या बताओगे, एच माइनस एच बताओगे, है ना, रो जी स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच, यही बताओगे ना इस पॉइंट पर। यस मैम। यस मैम। इतना बड़ा करने से अच्छा है मैं यही रेफरेंस लाइन मान लेती हूँ, ये तो हम अपने आप कर सकते हैं, यही मेरी क्या है अर्थ, यहीं से मैं अपना रेफरेंस ले रही हूँ, यहाँ से नहीं ले रही, ये तो मेरे हाथ में है भाई, क्वेश्चन सॉल्व करना है मुझे इजी के लिए, तो यहीं से ही सॉल्व करते हैं, मेरी रेफरेंस लाइन नीचे से ना लेके मैं ऊपर ले रही हूँ, वरना क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा खाम का। ठीक है, ये हाइट जो है ये एच हाइट है,
तो ये हो गई रो जी एच, मतलब सरफेस की जो ये थी ये रो जी एच हो गई। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहने वाली है, सरफेस पे आ गया पॉइंट, तो कितनी हो गई ये एनर्जी, 0। 0। अब ये एनर्जी Yes, ma'am. 0 हो गई, मैंने सरफेस पे ले लिया। देखो सवाल आसान करना है, तुम्हें फिजिक्स आती है लगानी, तुम्हें पता है अगर तुम पॉइंट यहाँ लेते रेफरेंस का तो उसमें एक वेरिएबल और बढ़ जाता, क्यों बढ़ाना खामखा, मैंने यहाँ पे 0 कर दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ प्रेशर, कि इस पॉइंट पर प्रेशर क्या लिखोगे, रो जी एच लिखोगे, पी नॉट प्लस रो जी एच लिखोगे, खाली पी नॉट लिखोगे, क्या लिखोगे? तो देखो प्रेशर आएगा सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। क्यों? क्योंकि दिस पॉइंट इज एट द सरफेस। जब ये पानी जब जस्ट यहाँ से वाटर जस्ट रिलीज होगा, यहाँ पर ये किस पे आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो पी नॉट यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। रो जी एच कितना हो गया, 0, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ रो वी एच स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ से सॉल्व करो वेलोसिटीज को, तो जो जो कैंसिल होता है कट कर दो, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, रो से रो कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ से, जी एच प्लस 1/2। हाँ बोलो। मैम ये जो लास्ट वाला आपने बताया था, ये 0 प्लस हाफ, ये वाला एक बार बता दीजिए ऊपर वाले लाइन में। देखो क्या किया है, मुझे एच पॉइंट पे ये क्या है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ टोटल एनर्जी एट पॉइंट सरफेस इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट होल, ये करना था। अब होल पर मुझे प्रेशर एनर्जी लिखनी है, प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर कितना है एच पॉइंट पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि ये पॉइंट देखो जस्ट सरफेस पे ही है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर Yes, ma'am. पी नॉट लिखा, प्लस अब मुझे चाहिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ड्यू टू हाइट, तो मैंने रेफरेंस लाइन यहीं से ली है, तो एच तो 0 हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0। तीसरी आई काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ रो, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो गई, VH. वी एच स्क्वायर, ये हो गया। तो अब यहाँ ठीक पर हाँ, ठीक है मैम। ये देखो डेरिवेशन में करा रही हूँ, डायरेक्ट रिजल्ट भी तुम याद रख सकते हो, जो कि तुम्हें याद रखना भी है। तो ये आएगा तुम्हारा वी स्क्वायर एच, ठीक है, माइनस इसको उधर ले जाते हैं, वी स्क्वायर एस इक्वल्स टू 2 को यहाँ पे कॉमन कर दो, तो ये हो जाएगा 2g एच। ठीक है, देखो अब वेलोसिटीज में वो आ गया है कंपैरिजन, कि जो एच पॉइंट और एस पॉइंट की जो वेलोसिटीज है उनका जो डिफरेंस है वो 2gh के बराबर है। या फिर इसको ऐसे लिख दो, एच की वेलोसिटी इक्वल्स टू वी एस स्क्वायर प्लस 2gh, ये हो गया। अब लिख दिया इतना, अब आगे क्या करें, वी स्क्वायर एच इक्वल्स टू वी एस स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, इतना हो गया। अब वी एस की वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा ए एच में, तो उसके लिए हमें काम करेगी अब ये वाली इक्वेशन, देखो वरना सॉल्व नहीं होगा। क्या करो, वी एस को चेंज कर लो, वी एस को क्या लिख सकते हो, एच, क्योंकि वेलोसिटी तो हमें एच की निकालनी है, तो वी स्क्वायर एच माइनस वी स्क्वायर एच को क्या लिख सकते हैं भाई, वी स्क्वायर एच ए स्क्वायर एच अपॉन ए स्क्वायर बी लिख सकती हूँ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से लिख दिया, इक्वल्स टू 2gh। इतना क्लियर है इक्वेशन सेकंड तक भाई? वीएस की वेलोसिटी उठा के इधर पुट कर दी इस इक्वेशन में। ठीक है, अब क्या करें, अब एक बात बताओ, होल का एरिया और सरफेस के एरिया, जो सरफेस का एरिया है वो बहुत बहुत बड़ा है ना होल के एरिया से। भाई जो तुम्हारे कोई कंटेनर है, उस कंटेनर का एरिया और उसमें जस्ट एक पिन होल, तो उसका एरिया तो बहुत छोटा हो गया। तो यहां से बताओ ए स्क्वायर एच और ए स्क्वायर बी में क्या रिलेशन आएगा? तो देखो यहाँ से जो VH की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी, मैं यहाँ पे बताती हूँ, 2gh अपॉन 1 माइनस
ए स्क्वायर एच अपॉन ए स्क्वायर बी। ये वेलोसिटी है, तुम्हें याद रखनी है। ये ऐसी इक्वेशन है जो याद रखनी है। ठीक है, अब देखो अगर एरिया ज्यादा है तो सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर आ जाएगा, ये अंडर रूट 2GH के। देखो VH की वैल्यू किसके बराबर आ गई, सिर्फ और सिर्फ 2GH के। यहाँ पर कितनी वेलोसिटी है पार्टिकल के पास, अंडर रूट 2GH, मतलब सिर्फ और सिर्फ हाइट पे डिपेंड कर रही है वेलोसिटी। तो जितना तुम होल को की हाइट रखोगे उतनी ही वेलोसिटी रहेगी, तो कितनी 2GH। बाकी अगर एरिया कंपेरेबल मिले तो तुम्हें ये पूरा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो अंडर रूट 2GH 1 माइनस होल का एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कंप्लीट ऊपर वाला सरफेस का एरिया। ठीक है, तो ये वेलोसिटी याद रखो। फ्लक्स के क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आते हैं, ये इम्पोर्टेंट, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है, ये एक फॉर्मूला याद कर लो, कर लोगे याद? अच्छा ओके, याद कर लिया तो अब मुझे एक बात बताओ, कितना आया है वेलोसिटी ऑफ होल इक्वल्स, यही मान के चल रहे हैं इतना आया है। ओके, अब मैं तुमसे क्या कह रही हूँ कि मुझे बताओ कि जब मैंने इस कंटेनर में यहाँ पर होल कर दिया तो मुझे बताओ कि ये पानी जब रिलीज होगा तो ये कितनी रेंज कवर करेगा। चलो अब ये आ गया तुम्हारा एनएलएम का वो क्वेश्चन, वो प्रोजेक्टाइल का। चलो बता दो, अगर यहाँ पर वेलोसिटी इसकी अंडर रूट 2GH है तो इसकी रेंज क्या रहेगी। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर पार्टिकल की स्पीड किस डायरेक्शन में है, एक्स में है, तो स्पीड कितनी आई, अंडर रूट 2GH वेलोसिटी। टाइम कैसे निकालोगे, मैम अंडर रूट 2H by G। वेरी गुड, अंडर रूट 2H by G। बताओ, अब मैंने क्या बोला था, अगर ये कंप्लीट हाइट h है और ये सिर्फ और सिर्फ कितनी थी हाइट, स्मॉल h, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2GH मल्टीप्लाई अंडर रूट 2H। h कितना है, h माइनस h अपॉन g। तो ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गई आपकी रेंज, जो पानी है वो कितना रेंज कवर करेगा। क्लियर है। अच्छा, अब मैं पूछती हूँ कि मैक्सिमम रेंज के लिए कंटेनर में होल को कितनी डिस्टेंस पर रखें, बताओ। जैसे ये वाला सवाल, रेंज आ गई, ये यहां तक आ गया, देखो कुछ नहीं करा, वेलोसिटी निकाली 2GH, रेंज निकाला डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, टाइम का फॉर्मूला 2H by G, पूरा एनएलएम लग रहा है। फ्लूइड मैकेनिक्स है ये, मैकेनिक्स तो आएगी। अब मैं तुमसे क्या कह रही हूँ, मुझे बताओ रेंज मैक्सिमम के लिए मैं होल कितनी दूरी पर रखूं फ्रॉम द सरफेस। मैम हाफ डिस्टेंस। वेरी गुड, कितने दूरी पर होनी चाहिए, हाफ दूरी पर। ठीक है, कैसे करेंगे, डेरिवेटिव कर लेना और इसको इक्वल टू 0 कर देना, वहां से मैक्सिमम मिनिमम निकल आता है। तो कितना आएगा, h/2। तो ये जो अगर हम होल h/2 पे करेंगे तो जो रेंज है वो मैक्सिमम आएगी। वेरी गुड, तो ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है यहाँ पे। चलो इसका आंसर करो। रेंज बताओ, इसमें से कौन सा ऑप्शन रेंज का सही है। डिराइव किया है अभी, मैम बी है ना, बी। ना बी कैसे आ गया, अंडर रूट 2GH अपॉन अंडर रूट 2G h माइनस h अपॉन क्या था, 2H अपॉन G। 2H upon। अब देख, अंडर रूट 4 हो गया ना, G से तो G कैंसिल ही हो गया। मैम ऑप्शन कौन सा? 4 था क्या, डी वाला। हाँ, ऑप्शन नंबर 4 होगा, डी ऑप्शन। वेरी गुड, तो 4H माइनस H, तो ये होगा 2 कैसे हो जाएगा, है ना। ओके मैम।
अच्छा ये वाला ट्राई करना मेरा। देखो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। फ्लूइड्स के सवाल आते हैं एडवांस में, वो भी अच्छे अच्छे लेवल के। बट अच्छा लेवल नहीं, अगर बेसिक क्लियर है तो कर लो। करो। एक वेरी स्मॉल होल हमने कर दिया है, ठीक है, एच डेप्थ जाके। अब हमें बताना है कि वो ब्रेक जो बीकर है वो कितने टाइम में एम्प्टी हो जाएगा। देखो जो असाइनमेंट देती हूँ ना वो तुम्हें देखने में टफ लगता है, पर वो असाइनमेंट जब रियली में करोगे ना एकदम बेसिक क्वेश्चन है उसमें, बेसिक। उठा लिया करो उस असाइनमेंट को। कितना समय लगेगा देखो सुनो ध्यान से। किसी जीरो टाइम पर ये जो कंटेनर है ये फुल भरा हुआ है, ठीक है, फुल भरा हुआ है। अभी होल कर दिया है तो पानी रिलीज, मतलब इस पंचर एट द डेप्थ, मतलब बिल्कुल डेप्थ पे होल किया हुआ है ना, यहाँ से पानी जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी मान लेते हैं VH, यहाँ पर वेलोसिटी VS मान लेते हैं, इसका एरिया कुछ AS मान लो, इसका एरिया कुछ AS मान लो। किसी टी टाइम पे जो पानी है वो मान लो अपना लेवल यहाँ ले आया, किसी टी टाइम पे पानी का लेवल इधर आ गया, ठीक है। अब मान लो अब जो ये हाइट बची है यहाँ से यहाँ तक, ये x हाइट है, ठीक है। मैंने क्या किया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाई पहले तो। सरफेस और डेप्थ पे क्या लगाएंगे, VS AS इक्वल्स टू AH VH। एरिया तो यही रहेगा। अब देखो वेलोसिटी जो है वो कैसे वेरी कर रही है, मुझे एक बात बताओ जरा। जो ये वाटर की वेलोसिटी है ये कैसे, ये डिक्रीज हो रही है ना, किस टाइम से डिक्रीज हुई है। देखो मैंने क्या बोला, किसी टी टाइम पे पानी यहाँ है जो कि x हाइट दूर है अब सरफेस से, तो जो टी टाइम में वेलोसिटी कितनी हो गई फिर dx/dt। भाई वेलोसिटी क्या हो गई पानी की, dx/dt हो जाएगी जब पानी बिल्कुल एम्प्टी होना होगा, इक्वल्स टू AH इंटू VH। ये कर दिया। अब VH कितनी है, ये इस पॉइंट पर वेलोसिटी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी रहने वाली है पानी की जब वो ड्रॉप हो रहा होगा यहाँ से, बताओ। ये पानी जब ड्रॉप हो रहा है इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी। मैम √2g। हाँ ये अभी तो ड्राइव किया है, dx/dt इक्वल्स टू AH। अब देखो h जो इसमें √2gh जो हाइट थी जो हमने ली थी वो कहाँ से ली थी, जहां होल है वहां से लेके सरफेस तक की डिस्टेंस। तो ये अब सरफेस हो गया टी टाइम के लिए और ये हमारा होल, तो इनके बीच में डिस्टेंस आ गया √2gx। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लो क्वेश्चन को, तो कुछ किस तरीके से बैठ जाएगा। dx को उधर ले जाओ, dt को किधर ले जाओ, तो ये कुछ इक्वेशन को सेट करो। x वाली टर्म एक साथ कर लो और dt वाली टर्म एक साथ कर लो। ये कुछ बन जाएगा। dt को उधर ले जाते हैं, dt इक्वल्स टू, देखो ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, ये इक्वेशन बन गई। अब देखो किसी कितने टाइम पे, जीरो टाइम पर कंटेनर में कितनी हाइट तक पानी था, dx कितना था, टी टाइम पे कितने पूरा पानी था, मैंने बोला पूरे हाइट पर पानी था, ठीक है, h हाइट पे। फाइनली टाइम कितना हो गया, टी टाइम हो गया जो निकालना है। पानी कितना, हाइट कितना हो गया पानी का, 0। तो पानी का ये x ही तो वेरी कर रहा है। ये x पहले कितना था, ये x पहले h था, फिर हमने किसी x पॉइंट पे निकाल लिया। देखो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में हमें इनिशियल वैल्यू पता होती है या फाइनल, उसमें फाइनल में हमें कोई एक चीज नहीं पता होगी, तो उसके लिए हम किसी एक पॉइंट पर वैल्यू निकालते हैं। तो मैंने उस पॉइंट पे निकाल ली कि इस पॉइंट पर जो है टाइम पर पानी पे जो डिस्टेंस है वो कितना है, dx है।
ठीक है। फाइनली हमारी जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा, इनिशियली h था, अब वो टाइम कितना लेट कर लिया, t लेट कर लिया। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लोगे, h को, dx को, ये t है तो ये कितना आ जाएगा बताओ जरा, चलो t की वैल्यू कितनी आ रही है, सॉल्व करो उसको। तो ये आएगी कुछ ab अपॉन ah अंडर रूट 2h बाय g। सॉल्व करो, ये आ रही है कि नहीं आ रही है। तो सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। बस ये थोड़ा मैथमेटिक्स का आना जरूरी है। देखो फिजिक्स अकेली कुछ नहीं कर सकती, जिसका मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं है वो फिजिक्स सॉल्व नहीं कर सकता। मैं कॉन्सेप्ट कितने ही सिखा लूं, कॉन्सेप्ट सबको दिख रहा है, कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। वेलोसिटी है, वेलोसिटी को मैं टाइम dx बाई dt कर सकता हूँ, डिस्टेंस वेरी कर रहा है टाइम के साथ। देखो सुनो मेरी बात, वेलोसिटी क्या है, पोजीशन किसी चीज की टाइम के साथ वेरी कर रही है। यहाँ पर पानी की पोजीशन दिख रही है, टाइम के साथ वेरी करेगी, कंटेनर एम्प्टी होता जा रहा है, फाइनली पोजीशन 0 हो गई, किस टाइम पे हुई वो निकालना है। तो अगर मैथ आती होगी तो ज्यादा समय नहीं लगाओगे, अगर मैथ नहीं आती है तो फिर नहीं कर पाओगे, ठीक है। जिसकी मैथ स्ट्रांग होगी वो फिजिक्स कर लेगा। आया समझ में यहाँ तक? Yes. यस मैम। सिर्फ लगा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एक लाइन का। विस्कोसिटी, Okay, ma'am. विस्कोसिटी क्या है? चिपचिपापन। मैम हाँ किसी ठीक भी है, चीज का गाढ़ापन, जैसे ये भी कह हनी हो सकते हैं गया और मैम, वाटर, ग्रीस हो गया। ठीक है। ग्रीस। देखो विस्कोसिटी में कभी विस्कोसिटी सही है, बट इस विस्कोसिटी में कोई भी फ्लूइड है, उस फ्लूइड को जब फ्लो कराओगे, ठीक है, वो कैसे फ्लो करेगा? एक तो इस तरीके से फ्लो करेगा, देखो सब मैम लेयर्स विस्कस बने। फ्लूइड, हाँ मैम विस्कस फ्लूइड को फ्लो कराने की बात कर रहे हैं आप? हाँ, ये विस्कस फ्लो है ना, एरिया डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनी हुई है, ठीक है, ठीक। डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनी हुई है। अब ये जो विस्कस फ्लूइड है ना, ये एक लेयर्स में फॉर्म करेगा, जैसे अभी हम लोगों ने वो वाला फ्लो पढ़ा था। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही रहेगा, देखो यहाँ पर भी लेयर्स बनी होंगी और वेलोसिटी वेरी करेगी पर्टिकुलर लेयर की। जो ऊपर वाली लेयर है इसकी जो वेलोसिटी रहेगी ज्यादा रहेगी, जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे वेलोसिटी कम होती जाएगी, कम होगी। ठीक है। अब देखो ऊपर वाली जो लेयर है, एक बात देखो, ऊपर वाली जो लेयर है इसकी वेलोसिटी मैं मानती हूँ, सपोज कर लो 50 है। इसके जस्ट नीचे वाली जो लेयर है इसकी वेलोसिटी मैंने मान ली 40 है। 40। अब एक बात बताओ, ये 50 ये 40, ऊपर से फ्लूइड कैसा है? विस्कस फ्लूइड। अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी, यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी कहाँ की तरफ है? मैम आगे। मैम वैसे वेलोसिटी कम क्यों होती जाएगी? देखो ये होता ही है, क्यों होती जाएगी ये नहीं मालूम, बट दिस इज फैक्ट कि ये कम होती जाएगी। देखो ये फाइंडिंग्स हैं, ये हमें नहीं पता था, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसे वेलोसिटी कम होती जाएगी। ये पाया गया कि कुछ फ्लूइड्स ऐसे होते हैं जिसमें जब हम नीचे नीचे जाते जाएंगे उनकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, तो ऐसे ही यहाँ पे पाया गया। अब देखो, अब यहाँ पर फिर हमने क्या सोचा कि देखो अगर वेलोसिटी नीचे नीचे कम होती जा रही है, ऊपर से फ्लूइड विस्कस है, यहाँ पर अपोजिट में कौन सा फोर्स एक्ट करने लगेगा? फ्रिक्शन। फ्लूइड की वजह से फ्लूइड का फ्रिक्शन। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में यानी रिलेटिव मोशन के अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास विस्कस फोर्स में कौन सा फोर्स, विस्कस फ्लूइड में कौन सा फोर्स ऐड हो जाता है? फ्रिक्शन का फोर्स, फ्रिक्शन का। ठीक है। अब जो ये वाला फ्रिक्शन है, देखो जो हमने नॉर्मल फ्रिक्शन पढ़ा था वो एरिया इंडिपेंडेंट था, है ना? यस यहाँ मैम। पर जो फ्रिक्शन है ये देखो किस किस पॉइंट पे, किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया, ठीक है। और फ्रिक्शन किस पे डिपेंडेंट होगा? dv बाय dx, मतलब जो dx। वेलोसिटी है dx के हिसाब से जो चेंज होती जा रही है वेलोसिटी, उस पर भी हमारा फ्रिक्शन डिपेंड करेगा। डिपेंड है। तो एफ वी को जब हम लिखेंगे तो a इंटू डी बाई डी एक्स, प्रोपोर्शनलिटी हटा के जब लगाओगे तो ये एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम क्या बोलते हैं? ईटा। और इसको और कौन सा कांस्टेंट है ये? कौन सा कांस्टेंट है? कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेशन।
कोफिशिएंट ऑफ Restitution. विस्कोसिटी। भूल ही जाना ये जो रेस्टिट्यूशन लगाओगे। मैम मैम इसका ना कोफिशिएंट ऑफ वो जो विस्कोसिटी। सिंबल है ना वो सेम लग रहा है। मैम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। वेरी गुड। कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये विस्कोसिटी कॉफिशिएंट है ईटा। ठीक है, तो ये तुम्हारा यहाँ पर विस्कस फ्लूइड में एक फ्रिक्शन का फोर्स एड ऑन हो जाता है जो कि रिलेटिव मोशन के अपोजिट लगेगा। विस्कोसिटी एसआई यूनिट ऑफ ईटा, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एसआई यूनिट क्या है? 10 पॉइसिबल। हाँ, पॉइजल। सीजीएस यूनिट पॉइज, और एक Poisson. पॉइजल किसके बराबर होता है? 10 पॉइज के। ये Poise. इस ईटा की यूनिट है, ये भी याद रखनी है, कई बार नहीं याद रहती, याद रखो। तो ईटा यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसकी एसआई यूनिट पॉइजल, सीजीएस पॉइज, और इन दोनों का रिलेशन ये होता है, एक वो Okay. 10 पॉइज के बराबर। ओके, अब देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोफाइल और नॉन यूनिफॉर्म, ये तुम सबको पता है। वेलोसिटी देखो मैंने अभी क्या बताया था कि लेयर्स हैं, ये मैं वेलोसिटी बना रही हूँ, ठीक है। वेलोसिटी अगर हर डिस्टेंस के हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो रही है, हर लेयर की डिस्टेंस जैसे नीचे नीचे जाते जाओगे वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। मान लो तुम हर बार 1 मीटर नीचे जाते हो और वेलोसिटी को मेजर करते हो, हर बार 1 मीटर नीचे जाओगे वेलोसिटी को मेजर करोगे। यहाँ पर वेलोसिटी मुझे 10 मिली, नहीं ज्यादा हो, यहाँ पे वेलोसिटी 20 मिली, यहाँ पर 15 मिली, यहाँ पर 10 मिल गई, 10, और यहाँ पर 5 मिली। 5। तो अगर वेलोसिटी पर मीटर पर यूनिट डिस्टेंस के हिसाब से बराबर चेंज हो रही है, वो कौन सी वेलोसिटी प्रोफाइल होती है? यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी dv बाय dx कांस्टेंट है। देखो हर पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी का चेंज है? 5 का। 5। ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। नॉन यूनिफॉर्म में ये कांस्टेंट नहीं रहता है, तो ये हमारी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोफाइल हो गई। दूसरा तो आता मैम है, ये जो यूनिफॉर्म वाला होगा ये तो आइडियल केसेस में होगा। देखो ये जो विस्कस फ्लूइड है ये खुद ही आइडियल नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। जो विस्कस फ्लूइड है दिस इज नॉट द आइडियल फ्लूइड, इसमें खुद फ्रिक्शनल फोर्स अच्छा आ रहा है। हाँ, ठीक है। तो तो मैम इसमें कुछ आइडियल ये जो नॉन नॉन आइडियल यूनिफॉर्म वाला है ये कौन से केसेस में होगा? मतलब एक ही फ्लूइड में दोनों केसेस पॉसिबल है? एक ही फ्लूइड में नहीं, एक फ्लूइड यस में मैम। दोनों केसेस नहीं पॉसिबल हो सकते। अच्छा हो सकता ठीक है। है कि देखो ये चांसेस है कि एक फ्लूइड में पर्टिकुलर पॉइंट तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिल रही हो, है ना, लेयर के हिसाब से चेंज यस हो मैम। रही हो, ऊपर वाली वेलोसिटीज हो उनका कोई लेना देना ना हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है मैम। अब दूसरा आता है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि एक हम विस्कस फ्लूइड में, देखो विस्कस फ्लूइड होता है, उस विस्कस फ्लूइड में हम एक सॉलिड को ड्रॉप कराते हैं, है ना। विस्कस फ्लूइड में सॉलिड को ड्रॉप कराया, सॉलिड को ड्रॉप कराएंगे तो क्या होगा? मैम बीच में अटक जाएगा। हाँ, अटक तो जाएगा। पहले क्या होगा? पहले सिंक करेगा। देखो यस मैम। आज जतिन नहीं आया ना, आया हूँ मैम, आया हूँ। जतिन बस शांत बैठ के सुनता है। मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है तुम में से ना कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्जाम को लेके थोड़ा ज्यादा ज्यादा सोच रहे हो। मतलब पहले तुम लोग अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे, अब तुम ऐसे कर रहे हो कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है ना तुम ज्यादा सोचते हो क्वेश्चन को करते वक्त। तो थोड़ा सा फास्ट बनो और क्वेश्चन को ज्यादा सोचो मत, ज्यादा डेप्थ में मत सोचो, है ना। मैं ओके हाँ मैम। बोलो। मैं देख रही हूँ जैसे Yes, कुछ स्टूडेंट, हाँ पहले तो तुम बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे, जैसे एग्जाम आ रहा है तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन, ये देखो कॉन्फिडेंस की वजह से है। तुम जितने भी बच्चे आज बैठ के लेक्चर ले रहे हो तुम सब बहुत अच्छा कर रहे हो, तो अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो, फेथ रखो, हो जाएगा क्लियर। अब देखो स्टोक्स लॉ में क्या होगा, ये मेरे पास विस्कस फ्लूइड है। अब हमारे पास विस्कस फ्लूइड में मान लो मैंने ये कोई भी एक सॉलिड स्फीयर है, कोई भी सॉलिड बॉडी है, इस सॉलिड बॉडी को ड्रॉप करा दिया, ठीक है। अब ड्रॉप कराएंगे, मुझे इस पे पहले तो ये बताओ स्टार्टिंग में जस्ट इनिशियली कौन सी फोर्स लग रही होगी? मैम वेट एंड बाइंड फोर्स। वेरी गुड। एक तो वेट लग रहा होगा हमारे पास, ऊपर लग रहा होगा बाउंड फोर्स, ठीक है। अब जैसे जैसे बॉडी
अपनी वेलोसिटी से नीचे जाएगी, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से, ऊपर कौन सा फोर्स लगना शुरू हो जाएगा? विस्कस, है ना। जैसे नेट वेलोसिटी मोशन, इसका नेट मोशन नीचे की तरफ आ जाएगा इस बॉल का, ऊपर हमारे पास एक और फोर्स ऐड ऑन हो गया। वो कौन सा फोर्स ऐड ऑन हो गया? फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब एक बात बताओ, नेट मोशन कहाँ है इसका? नेट एक्सीलरेशन कहाँ है? नेट फोर्स की अगर बात करूं तो नीचे 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 की तरफ है, नीचे आ रहा है। अच्छा, जैसे बॉडी नीचे आती जाएगी, देखो जैसे जैसे नीचे आती जाएगी, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। यस मैम। हाँ, तो एक पॉइंट देखो, इनिशियल, जस्ट इनिशियल होगा, वहां पर ये पॉइंट बैलेंस नहीं होंगे, mg डोमिनेट कर रहा होगा, नीचे खींच रहा होगा। पर एक एक पॉइंट पे क्या होगा, जो फ्रिक्शन की वैल्यू है ना वो इंक्रीज हो जाएगी, ये इन फोर्सेस को बैलेंस कर लेगी। तो जिस पॉइंट पर ये फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, अब जब ये बॉल जिस वेलोसिटी से नीचे जाएगी, वो वेलोसिटी क्या रह जाएगी भाई? एफ नेट तो जीरो हो गया, एफ नेट तो जीरो हो गया। अगर मैं mg माइनस एफ वी माइनस एफ बी करूं और ये डज नॉट इक्वल्स टू जीरो रहे, तो मतलब अभी तो एक्सीलरेशन है बॉडी में, अभी वो किसी और वेलोसिटी उसकी चेंज होती रहेगी टाइम के साथ साथ। पर जैसे ये फोर्स बैलेंस हो गए मतलब वेलोसिटी क्या रह गई? कांस्टेंट। अब जो पार्टिकल जिस वेलोसिटी से मूव करेगा, उस वेलोसिटी को कौन सी वेलोसिटी कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी से पार्टिकल मूव करेगा। मैम एक टर्मिनल वेलोसिटी मैंने पढ़ा था कि वो जो फ्लूइड होता है उसकी सबसे नीचे वाली वो जो होती है ना सर, वो सरफेस, उसे कहते हैं, उसी को कहते हैं क्या? फ्लूइड की वेलोसिटी को? जैसे आपने बताया ना कि जो विस्कोस फ्लूइड होता है वो नीचे नीचे अगर हम आएंगे तो उसकी वेलोसिटी कम होती है, वेलोसिटी कम होती जाएगी। हाँ, तो टर्मिनल वेलोसिटी वो बॉटम वाली ही होगी। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, कंफर्म करना था मुझे। हाँ, हो सकती है, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी है कि अब इससे पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा नहीं हो सकती। ये वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जो कोई भी पार्टिकल है या फ्लूइड है जो अटेन कर चुका है ना, क्योंकि अच्छा, नेट हाँ, फोर्स तो उस पे जीरो हो गई। तो हो सकता है विस्कस फ्लूइड के केस में भी ये हो जाए, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है, जो ओके। जो नीचे वाली लेयर्स हो उनकी मैक्सिमम वेलोसिटी विस्कस टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर हो, बिल्कुल पॉसिबल। तो अब देखो, बोलो मैम इक्विलिब्रियम वाला कितनी आएगा जब v जीरो जाएगा? v जीरो, टर्मिनल वेलोसिटी जीरो कैसे हो जाएगी? मैम नेट फोर्स अगर जीरो हो गया तो वेलोसिटी कांस्टेंट या जीरो हो सकती है ना? वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इक्विलिब्रियम आ गया जब, देखो जब इक्विलिब्रियम आ गया, दोनों फोर्सेस, अभी जब फोर्स है, कोई नेट फोर्स लग रहा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन है, बॉडी के पास एक्सीलरेशन है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। जैसे ही एफ नेट जीरो हो गया, मतलब वेलोसिटी क्या हो गई? अब कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई। यस मैम। तो जिस पॉइंट पर वेलोसिटी, जो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, वही वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी हो गई, जीरो नहीं होगी वेलोसिटी, अभी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। जीरो कब होगी? जब वो ग्राउंड पे कोई चीज या तो स्ट्राइक कर जाएगी, तब जाके जीरो होगी। ठीक है, एंड बीच में कहीं जीरो नहीं होगा? बीच में जीरो कैसे हो सकती? बीच में कहीं जीरो नहीं होगी। अब ये फोर्स बैलेंस केस हो गई। फिर से अगर फोर्सेस में चेंज आएंगे, तब फिर अगर वेलोसिटी मिलेगी, तब वेलोसिटी अगेन चेंज हो सकती है। तो यहाँ से देखो एफ वी की वैल्यू कितनी आई? 6 पाई ईटा आर वी। तो जो तुम्हारा ये फ्लूइड फोर्स है, इसकी वेलोसिटी एक और कितनी होती है स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग? 6 पाई ईटा आर वी। ये आर इसमें क्या रेडियस क्या था मैम? ये भूल गया मैं। फोर्स, हाँ, आर जो है वो रेडियस है। आर रेडियस है ना? हाँ, ठीक आर है, इज द रेडियस, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक ठीक मैम। v is the velocity of the body। अब देखो टर्मिनल वेलोसिटी निकालेंगे, कई बार पूछ लेते हैं कि अगर जो स्फेरिकल बॉडी है, इस वेलोसिटी का, इस स्फेरिकल बॉडी का रेडियस मैंने डबल कर दिया, रेडियस हाफ कर दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा इसके टर्मिनल वेलोसिटी पे? तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए ना हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। हमारे पास इक्वेशन आई थी, क्या इक्वेशन थी? mg इक्वल्स टू एफ वी प्लस बायोंड फोर्स, है ना।
FV निकाल लेते हैं। FV किसके बराबर हो जाएगा, mg माइनस बायोट फोर्स। अब इसमें वैल्यू रखो, चलो FV किसके बराबर है, 6 पाई ईटा आर r v टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। हम्म। mg ये mg क्या है, बॉडी का मास, तो इसको वॉल्यूम और डेंसिटी में लिखो, क्या लिखेंगे, 4/3 पाई r क्यूब। मान लो फ्लूइड का जो डेंसिटी है वो रो नॉट है, और ये आपके पास आ गई g। बायोट फोर्स जरा बताओ क्या लिखेंगे, मैं mg के रो बराबर जी। है 4/3 पाई। अब बताओ आगे क्या लिखूं, मैम RQ into density of liquid into G। हाँ देखो बायोट फोर्स का मतलब होता है कितना बॉडी ने फ्लूइड को डिस्प्लेस किया, तो इसका फॉर्मूला होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो वॉल्यूम किसका लिखेंगे, 4/3 पाई r क्यूब। अब डेंसिटी किसकी आएगी, लिक्विड की। लिक्विड की। ये आ गई ग्रेविटी, ठीक है। तो 4/3 पाई r क्यूब, मैंने क्या बोला था, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हम नहीं बता सकते, तो लिक्विड का वॉल्यूम की जगह हम हमेशा वॉल्यूम किसका यूज करते हैं, बॉडी का, तो वही है। तो बॉडी का हमने वॉल्यूम यूज किया है, डेंसिटी लिक्विड की रहेगी, तो रो एल, ये साइन था माइनस का। अब यहां से जब सॉल्व करोगे तो टर्मिनल वेलोसिटी की मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देती हूँ, एक सेकंड चेक करने दो क्या आती है, वरना सॉल्व कर सके तो सॉल्व कर ले, लिख देती हूँ। ये आ रही है कुछ 2r स्क्वायर अपॉन 9 ईटा डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। जो मास ऑफ बॉडी का था तो यहाँ पे डेंसिटी भी बॉडी की आई है। बायोट फोर्स लिक्विड को डिस्प्लेस करता है तो हम लिक्विड का लिखते हैं, ये लिख दिया। तो यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी आ गई, r स्क्वायर के। तो कांस्टेंट वाली वैल्यूज को हटा के ये तो याद ही कर लो, r स्क्वायर बाय ईटा डेंसिटी ऑफ b माइनस डेंसिटी ऑफ एल जी। तो फॉर्मूले बहुत ज्यादा है यहाँ पर इस चैप्टर में। हम अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेबल है। हाँ ये डायरेक्ट फॉर्मूला, स्टोक्स लॉ के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेबल है टर्मिनल वेलोसिटी का, ठीक है, डायरेक्ट एप्लीकेबल है। और जो इफ्लक्स वाला भी कराया था उसमें भी वो डायरेक्ट फॉर्मूले एप्लीकेबल है। जो ये फॉर्मूला डिराइव कराए हैं ये सारे डायरेक्ट लगा सकते हो, 2gh कितनी हाइट पे, रेंज पे, ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन भी करेंगे, कल हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी हमारी हो चुकी है। सरफेस टेंशन बची है, सरफेस टेंशन एक बार खुद से पढ़ लेना, थ्योरी का कॉन्सेप्ट है सारा, ठीक है, 10 मिनट में तुम पढ़ लोगे। एक बार सरफेस टेंशन जरूर देख लेना, ठीक है, थ्योरी पढ़ लेना, बस क्वेश्चन मैं कर। ओके मैम। चलो ओके एवरीवन, असाइनमेंट मैंने अपलोड कर दिए हैं। कल मैंने सिर्फ आर्किमिडीज प्रिंसिपल के किए थे, आज बर्नौलीज थ्योरम के हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज थ्योरम। तो एक बार असाइनमेंट देख लेना। ओके मैम। ओके मैम। Thank you and bye. Good night. बाय बाय, गुड नाइट। बाय मैम।